हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जोलॉजी 2016 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17 इन तीनों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। साथ ही साथ सिलेबस भी है, तो वो भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप चेक कर लेना। तो 2016 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उसके अंदर भी आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। यहाँ पे ये जो पार्ट सेकंड है इसके अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। इसी के साथ आपका जो 2016 का जो 50 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो जब नेक्स्ट पार्ट होगा अब मैं आपको 2014 एंड 15 के पेपर सॉल्व कराऊंगी। एंड जो भी स्टूडेंट अगर जिसके पास भी 2015 का पेपर है देन आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 26, इन बर्ड्स द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हेल्प इन। तो वही है कि जो बर्ड है, बर्ड के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट मसल है दैट इज द पेक्टोरलिस। ओके, ये जो मसल्स है ये क्या करती है कि जो बर्ड है उसको उड़ने में हेल्प करती है ना। तो जब पावरफुल फ्लाइट करती है तो क्या करता है, उसके विंग पीछे जाते हैं एंड वो उसकी विंग पीछे होंगे तभी तो उसका बॉडी पूरी आगे होगी। मीन्स ऑल ओवर इसका क्या हेल्प करेगा, ये मसल्स क्या हेल्प करेगी, डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द विंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। Now, question number 27. Which of the following sexual transmitted disease caused by virus? Okay, तो यहाँ पे जो डिजीज दे रखी है सबके सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट कुछ बैक्टीरिया की ट्रांसमिट। सबसे पहले हम बात करते हैं गोंडिया। ये क्या होता है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट ये किसके थ्रू इन्फेक्ट होती है, ये होती है बैक्टीरिया से। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में वायरस पूछा गया है, सो ये तो होगा नहीं। नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज द साइफिलिस। तो ये जो है ये भी अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है एंड ये भी सेक्सुअल कंटामिनेट से स्प्रेड होती है। ओके, तो ये भी नहीं है ना। थर्ड है आपकी जेनेटियल हब्स। तो ये है, ये वायरस का नाम है हब्स वायरस, उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 है करेक्ट। ओके, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नाउ सो फोर्थ क्या आपका दे रखा है दैट इज द क्लैमिडिया। तो ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट ये किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है। बट ये जो डिजीज है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ये आपका हब्स वायरस है, उसके थ्रू ट्रांसफर होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका है 3 करेक्ट। Now question number 29, which of the following correctly represent a connective link? तो यहाँ पे आपको मैंने एक ही चीज़ बोली थी, पहले भी पेपर सॉल्व कराया था तब, जो भी कनेक्टिव लिंक है ना, मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक दोनों की एग्जांपल्स लर्न कर लो। तो आर्कियोप्टेरा बिटवीन बर्ड एंड मैमल्स, तो वो तो बर्ड एंड रेप्टाइल्स होता है ना, तो ये तो होगा नहीं ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, ऑर्थिनोथ्राइकस बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि डग बिल प्लेटिपस का आपने सुना होगा है ना, तो वो क्या है कि रेप्टाइल एंड मैमल दोनों के बीच में कनेक्ट लिंक है। क्यों है कि दोनों के करेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। थर्ड देखते हैं, एम्फियोक्सिस बिटवीन एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट, पेरीपेटस बिटवीन अर्थोपोड एंड इकाइडोर। जो पेरीपेटस है, पेरीपेटस जो कनेक्टिव लिंक है वो एनिलिड एंड अर्थोपोड है। यहाँ पे इकाइनोडर्म नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एनिलिड्स आएगा ना। सो ऑप्शन नंबर डी भी होता है इनकरेक्ट। ऐसे ऑल ओवर करके आपका ये जो कनेक्टिव लिंक दे रखे सबके सब रॉन्ग दे रखे, ओनली एक करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है करेक्ट। ओके, तो ऑल ओवर आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, नॉर्मल से 10 से 15 मुश्किल से होंगे, सबकी कनेक्टिव लिंक ध्यान रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, कनेक्टिव लिंक में ध्यान रखना और कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक शो कर रहा है ना, और क्या क्या कैरेक्टर है ना वो भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जब हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो डायग्राम बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बहुत इजी। जब जैसे ही बाहर से कोई हार्मोन्स है ना, हार्मोन एज ए यहाँ पे लाइगेंड वर्क करेगा, यहाँ इस पे बाइंड होता है। तो ये जो जी प्रोटीन है वो क्या है, दिस बाइंड टू अ सब यूनिट ऑफ प्राइमरी जी प्रोटीन ओनली आफ्टर हार्मोन बाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसके 3 अल्फा बीटा गामा
ये 3 सब यूनिट बाइंड होती है। ओके, कैसे जब है ना हार्मोन्स का जो वो यहाँ पे आके बाइंड होता है तब। तो यहाँ पे आपको इसका कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा कहीं पे भी आपको 5 मिनट की वीडियो मिल ही जाएगी इस टॉपिक पे। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। नॉर्मल आपको इसके कैरेक्टर पता होना चाहिए, इस डायग्राम के अंदर इसकी सारी स्टोरी पता चल जाएगी वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइगेंड आता है, ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की खास बात है, ये 7 मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कैसे, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ऐसे 7 टाइम ऐसे है। ओके, यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा एंड यहाँ नीचे अलग 3 सब यूनिट बाइंड होगी, दैट इज द अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अल्फा बीटा गामा से अगर जीडीपी बाइंड है, इसका मीन्स ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, जैसे ही अगर जीटीपी में कन्वर्ट होगी, जीटीपी में कन्वर्ट होगी, तो ये अल्फा वाली यूनिट डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, फिर ये जाएगी एटीपी यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज के पास। ओके, जैसे ही अल्फा एडिनाइल साइक्लेज के पास जाएगी तो वो एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करेगी। ये पूरा प्रोसेस है ना, इतनी सी बात में मैं समझा नहीं सकूंगी आपको। आप ये वाला जो चार्ट एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, तो ऑल ओवर ये सिग्नलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो गया करेक्ट, 7 मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी होगा करेक्ट, है ना। एंड जी प्रोटीन कन्वर्ट तो जीटीपी है ना, जीडीपी कन्वर्ट होता है, जीडीपी इनएक्टिव फॉर्म में, ध्यान रखना, जीडीपी अगर बाइंड होता है इनके साथ तो इनएक्टिव फॉर्म में, एंड जीटीपी में कन्वर्ट होता है, जैसे लाइगेंड बाइंड होता है तो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ओके, तो यही आपका करेक्ट, एक्टिवेट द जी प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग इनटू द जीटीपी, तो ये भी राइट है। बट ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दे रखा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन अकर एट स्पेसिफिक रेसिड्यू। तो यहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं है, फॉस्फोराइलेशन का मीन्स ऑटो फॉस्फोर मीन्स यहाँ की कोई लाइन होगी, यहाँ पे कुछ होगा। ओके, ये इसको फॉस्फोराइल मीन्स फॉस्फेट को ऐड करेगा, ये इस पे फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो अलग वाले रिसेप्टर के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं होता है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका इनकरेक्ट, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको क्या करना है कि कहाँ पे नॉट ट्रू देखा है, सबसे पहले वो चीज़ देखना कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है ना, नॉट ट्रू। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, नॉट तो वर्ड पढ़ा ही नहीं और एकदम से कि हाँ इसका राइट तो ये आंसर होगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, आपको नॉट वाला वर्ड को पहले अंडरलाइन करनी है कि हाँ यहाँ पे नॉट पूछा गया है, मतलब मुझे नॉट का ऑप्शन चूज करना। ओके, तो उसमें डाउट मत लेना। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। Now question number 35, phagocytotic activity is the characteristic which of the following testicular cell। तो यहाँ पे ये जो लीडिंग सेल है ना, सॉरी सर्टोली सेल है। ओके, तो सर्टोली सेल है, फैगोसाइटोटिक सेल होती है, ये हेल्प क्या करती है, हेल्प टू रिमूव रेसिड्यू बॉडी एंड डिग्रेडेशन जर्म सेल बाय फैगोसाइटोसिस इन विवो। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ऑल ओवर यही है कि जो मेल एंड फीमेल का जो oogenesis गैमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है ना, वो लर्न कर लेना। फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कौन से हार्मोन का मीन्स कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, कौन सा हार्मोन डाउन होता है, वो सारे एक बार चार्ट देख लेना अच्छे से। ओके, ना एंड हार्मोन्स के बारे में कौन सा हार्मोन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सारी चीज़ें भी देख लेना आप। एंड मेल के एंड फीमेल के कुछ हार्मोन्स के नाम एंड हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है। ओके, एंड आपको क्या देखना है कि जो मेल के अंदर मील्स टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट कर रहा है, कौन से सेल कर रही है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द डेंटिशियन फार्मूला फॉर द रैबिट इज। तो जो रैबिट का जो डेंटल फार्मूला होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना होना चाहिए कि ह्यूमन का फार्मूला क्या है, दैट इज द, यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना, है ना। यहाँ पे मैंने सारा चीज़ दे रखी है इसके अंदर। मेन की बात करें तो मेन के अंदर 2 1 2 3 इज द डेंटल फार्मूला, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ओके, बट अगर यहाँ पे ये एडल्ट का फार्मूला है ना, अगर यहाँ पे यंग का पूछे, कोई बेबी का पूछे अगर आपको, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, बेबी का पूछ रखा है कि डेसिडियस टीथ के बारे में पूछ रखा है कि इसका फार्मूला क्या है, तो ध्यान रखना दैट इज द 2 1 2। ओके, एंड ये जो 2 है वो मॉलर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, वो नहीं, वो प्री मॉलर नहीं है ना, वो क्या है, मॉलर है। ध्यान रखना, ये आपका है इंसीजर, कैनाइन एंड ये मॉलर है, नॉट प्री मॉलर। 2 1 2 2 1 2 ये आपकी चाइल्ड के अंदर आपके जो छोटे थे, जब मिल्क टीथ थे आपके, उसका फॉर्मूला था 2 1 2। ओके,
ना एडल्ट के अंदर क्या है आपका 2 1 2 3, तो ये लर्न है, सिंपल सा कर लेना। बाकी यहाँ पे क्या पूछा गया रैबिट का, तो रैबिट का देखो ये रहा, दैट इज द 2033, तो 2033 यहाँ पे दिख रहा है आपको अपॉन 1023, है ना 1023, तो ये आपको लर्न करना है, कुछ नहीं है 233, जीरो यहाँ लगाना है 123, जीरो का जीरो 123, 123 याद रखना है ना। सो ये क्या आपका रैबिट का फॉर्मूला है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है ए करेक्ट। तो ये सारे डेंटल फॉर्मूले सबको एक बार देख लेना। Now question number 33, an imbalance between production and resin of aqueous humor can cause। तो यहाँ पे यही है कि आपका आई डिफेक्ट है ना, आई डिफेक्ट के भी क्वेश्चंस आ रखे हैं 2017 के अंदर भी आ रखे हैं। तो जितने भी आई डिफेक्ट है उसके बारे में एक बार अच्छे से आप देख लेना क्या क्या है। नॉर्मल से फंक्शंस होते हैं, है ना, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पे आंसर है आपका दैट इज़ द ग्लूकोमा। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कंडीशन में जो आई होती है वो आई ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, वो इंसान अंधा भी हो सकता है ना। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 34, अ सिंगल बी सेल कैन एक्सप्रेस बोथ IgM एंड Ig साइमल्टेनियसली ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ। तो ये जो बी सेल है वो IgM एंड IgD दोनों के सरफेस पे सो होती है, किसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिलेक्टिव आरएनए स्प्लाइसिंग की वजह से होता है ये। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 35, द डिजीज ड्यू टू एलर्जी रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर जब एलर्जी रिएक्शन हो जाती है तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो बेसोफिल सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये भी आपको पता है कि जो बेसोफिल की कंसनट्रेशन बहुत कम है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, दैट इज़ द गम दे। ये हर बार मैं बोलती हूँ, ये पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है? IgG, IgA, IgM, IgG, IgD, IgE। ओके, तो गम दे में सबसे हाई कंसनट्रेशन G की है, फिर ए की, फिर एम की, फिर डी की और फिर ई की। ये आपको क्या करना है, जितनी भी एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है ना, एंटीजन्स की सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर लें। एंटीजन के बारे में जितना लर्न कर सकते हैं ना उतना लर्न कर लेना। ओके, मे भी आप डीप नॉलेज भी ले लेना। ओके, हो सके तो यहाँ पे क्या है, एंटीजन के बारे में, एंटीजन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, एंटीजन का वर्क क्या होता है, एंटीजन अलग अलग एंटीजन में डिफ्रेंशिएट क्यों हुआ, XYZ, है ना। ये एंटीजन के ऊपर कितनी साइट होती है, कितनी कितनी एंटीबॉडीज़, सॉरी एंटीबॉडी पे कितनी साइट होती है एंटीजन के लिए, है ना। एंड एंटीजन के लिए, एंटीबॉडी के लिए जो अपर वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है, पैराटॉप होता है, एपिटॉप होता है। तो ऑल ओवर ये है कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के बारे में सारा का सारा लर्न कर लेना। ओके, तो एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या दे रखी है, गम दे, याद रखना। गम में मीन्स जी है सबसे हाई कंसनट्रेशन है, फिर ए, फिर एम, फिर डी एंड फिर ई। ओके, कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि मदर से प्लेसेंटा से बेबी के थ्रू जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है वो कौन सी हो सकती है, दैट इज़ द IgG, है ना। उसमें भी IG2 नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑल ओवर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं मैन, अ डिजीज ड्यू टू एलर्जी रिएक्शन इज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसोफिल सेल है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। जो पॉलन ग्रेन आपको पता है ना, फ्लावर से। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो यहाँ पे जो गैमेट है, ओके, तो पॉलन ग्रेन है हमारी बॉडी के अंदर जब एंट्री करती है ना तो हमें एलर्जी छींके आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बेसोफिल सेल इंक्रीज हो जाती है, मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट शो करती है, जिससे क्या होता है, हे फीवर बोलते हैं उसको। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। Now, question number 36, what is the mean term of the Darwinism fitness? Question same as it is repetitive है ना। 2017 के अंदर as it is लाइन दे रखी है आपकी ना। तो डार्विन के बारे में आपको लर्न होना चाहिए। डार्विन है, लेमार्क है ना, एंड बहुत सारी एवोल्यूशनरी थ्योरीज है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक ना। डार्विन फिटनेस क्या बोलता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को नेचर में रहना है तो उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव के साथ साथ उसको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो अपने नंबर इंक्रीज करेगा, एंड रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उसी ऑर्गेनिज्म में होगी जो फिट होगा। ओके, मीन्स फिट है तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये जो लो है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवर, है ना। तो मीन्स आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको फिट रहना होगा, सर्वाइव करना होगा, और रिप्रोड्यूस की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, question number 37, trisomy
21 कॉज। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जितनी भी सिंड्रोम्स है ना, जितनी भी क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी या फिर उसकी इंक्रीज़ की वजह से जो भी सिंड्रोम्स होता है वो क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, कितनी क्रोमोसोम, नॉर्मल ध्यान रखना। वैसे 4 तो यहाँ पे नाम, 3 तो यहाँ पे नाम दे रख दिए, दैट इज़ अ टर्नर, डाउन एंड क्लेमफेल्टर। ओके, तो ये नाम दे रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्न, नाम के अंदर ही मीन ढूंढो। हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो नाम के अंदर ही मीन ढूंढना स्टार्ट कर दो। टर्न मीन्स एक गायब हो गया है ना, मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, मीन्स ऑल ओवर यहाँ पे जो फीमेल है उसके अंदर एक्स एक्स होता है तो ये एब्सेंट हो गया, तो एक्स जीरो कंडीशन हो गई। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम। ओके ना, क्वेश्चन बी में क्या दे रखा है, दैट इज द क्लाइनफेल्टर। तो यहाँ पे क्या होता है इस सिंड्रोम के अंदर, एक यहाँ पे टर्न में जो टर्न हो गया एक कम हो गया, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हो जाता है। किसके अंदर होता है, वो मेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा होता है मेल का। इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो ये वाली डिजीज हो जाएगी, ये वाला सिंड्रोम कॉज हो जाएगा। नाउ थर्ड है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन का मीन्स होता है कि जो ये जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, एक्स 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 जो भी आपका जो भी क्रोमोसोम है उसका एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आपको पता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, मीन्स डाई में होते हैं, बट एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, मीन्स क्या हो गया, ट्रायोसोमी, 3 क्रोमोसोम कंडीशन आ जाएगी, वो भी 21 वाले क्रोमोसोम पे। तो ऑल ओवर यहाँ पे ट्रायोसोमी 21, इट इज़ द डाउन सिंड्रोम। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट ना। ये भी ध्यान रखना लाइसोसोमल डिसऑर्डर क्या है ना, कि कितनी प्रॉब्लम, लाइसोसोम डिसऑर्डर कौन कौन सी, लाइसोसोम की डेफिशिएंसी, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज कॉज होती है ना। नॉर्मल से एक चार्ट है, बस थोड़ा सा लर्न करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये ना, जनरल नॉलेज का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CSIR नेट के अंदर आते हैं। आगे जाके जब आप MSc करोगे, MSc के बाद अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या फिर लेक्चरशिप में जाना है कॉलेज में ना, तब आप CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हो, तो वही है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, जीन एक्स क्या दे रखा है, जीन एक्स इज ऑनली ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मीन्स होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। जो जीन एक्स है वो उसको ट्रांसक्राइब होना है, कब होगा, वैन विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए इज़ फॉस्फोलेट। कब होगा ये ट्रांसक्राइब, जब ए फैक्टर है वो उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड होगा। ध्यान से सुनना, ये एक्स को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ओके, इस एक्स को प्रोटीन बनाना है, तो ये प्रोटीन कब बनाएगा, जब इसका इसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो अगर फॉस्फोराइलेट होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी होगी, मीन्स फॉस्फेट का एडिशन होगा। ओके, नाउ द डेटा ऑन विच टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्टर ए एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फॉस्फोलाइड स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है। ओके, चार्ट दे रखा है आपका ये नॉर्मल सा, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, क्या पूछा गया, ऑफ दिस 3 टिश्यू एक्स विल बी ट्रांसक्राइब। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टिश्यू ट्रांसक्राइब होगा, मीन्स इन तीनों में से कौन प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो प्रोटीन कौन बना रहा है, वो प्रोटीन वो बना रहा है जिसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ध्यान से सुनना, प्रोटीन एक्स जीन प्रोटीन जब बनाएगा जब उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेट होगा, उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड होगा। ओके, मीन्स जब उसके ए जीन में उसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो ए जीन है, अगर वो फैक्टर ए पे काइनेज एक्टिविटी हुई, इसका मतलब है वो प्रोटीन बनाएगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो ब्रेन के अंदर, ब्रेन क्या है, उसके पास फैक्टर ए तो है, मीन्स जीन एक्स तो है, बट काइनेज एक्टिविटी है नहीं, काइनेज एक्टिविटी है नहीं तो फॉस्फेट ऐड नहीं होगा, फॉस्फेट ऐड नहीं होगा तो ये प्रोटीन बनाएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ब्रेन के अंदर, किडनी, किडनी के अंदर देखो, किडनी के अंदर क्या दे रखा है, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी है ही नहीं, फॉस्फेट कोई ऐड ही नहीं कर रहा है, फॉस्फेट ऐड नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये वाला एक्टिवेट नहीं होगा, एक्स एक्टिवेट नहीं होगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉस्फेटेज मीन्स फॉस्फेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड करने वाला है नहीं, ऊपर से ये जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है। ओके, तो ये तो होगा नहीं ना। क्वेश्चन नंबर लीवर, लीवर के अंदर क्या दे रखा है कि फैक्टर ए। ओके, फैक्टर ए है, इसमें प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी हो रही है, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी हो रही है, मीन्स यहाँ पे जो लीवर है, लीवर के ऊपर जो फैक्टर ए है, लीवर वाला जो जीन है उसका जो फैक्टर है उस पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो गया मतलब ये वाला एक्सीन प्रोटीन बनाएगा। तो ऑल ओवर यहाँ पे कौन प्रोटीन बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है लीवर। ओके, तो बस कुछ नहीं देखना होता है आपको, इस क्वेश्चन में सिंपल दे रखा था कि एक्स जीन है,
उसको क्या बनाना है, प्रोटीन। ये प्रोटीन कब बनाएगा, जब उसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ए है, अगर वो फॉस्फोराइलेट होगा, अगर ए पे फॉस्फेट ऐड होगा तभी वो प्रोटीन बनाएगा। ओके, एंड फॉस्फेट ऐड कब हो रहा है, जब काइनेज एक्टिविटी हो रही है, और काइनेज एक्टिविटी कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, मीन्स लीवर के ऊपर हो रही है, लीवर के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो मीन्स ये एक्सिन एक्टिवेट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ऑल ओवर आता है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है ना। वीडियो को पॉज करो, वापस सोचो क्या बोल रखा है, अब वापस अपना दिमाग यूज़ करो ना, कंफ्यूज मत होना। ओके नाउ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ द लीवर ओनली, ओनली लीवर के अंदर एक्टिविटी हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। ओके, लीवर ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जो वर्टिब्रे इज नाउ एक्सटिंक्ट। तो वो जो वर्टिब्रे है अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, कौन सा ग्रुप है, दैट इज द प्लेको डर्म्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इन मैमल क्रिप्ट ऑफ लैबरक्यून आर प्रेजेंट इन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होती है विलाई के बीच में, है ना, एंड इन दी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लाइनिंग, स्मॉल एंड लार्ज में दोनों में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, now question number 41, in chick embryo blood cell is are initially formed in। तो वही है कि आपको चिक एम्ब्रियो के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से में क्या स्टेज है। वैसे आप ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में भी पता होना चाहिए ना, कि कौन से दिन कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरा 9th मंथ होता है ह्यूमन के अंदर, तो कौन कौन से दिन में कौन कौन सी वीक के अंदर कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी आप एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। एंड सेकेंड चीज़ ये भी देखना कि इसका ओरिजिन कौन से सेल से हो रहा है, लाइक मीजोडर्म से हो रहा है, मेसोडर्म से हो रहा है, एक्टोडर्म से हो रहा है, एक्टोडर्म से हो रहा है, मेसो एक्टो एंडो, कौन सी डर्म से आपका जो ऑर्गन है वो डेवलप हो रहा है, तो ये भी आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर दैट इज द एरिया आपका, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बाइंड एंटीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बाइंड एंटीजन। तो आपने नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी का डायग्राम देखा होगा, एंटीबॉडी के ऊपर ही एंटीजन का बाइंड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो एंटीबॉडी का डायग्राम कुछ इस साइड ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एंटीबॉडी का एंटीजन का बाइंडिंग होता है ना, फॉरेन पार्टिकल बाइंड होता है एंटीजन। बट यहाँ पे ये वाला जो रीजन दैट इज द FC रीजन। अब यहाँ पे आपका कोई एंटीजन बाइंड थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो ऑल ओवर यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट दैट इज द FC सेगमेंट, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन का बाइंडिंग नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। ओके, तो ऑल ओवर यही है कि अगेन एंटीबॉडी इनडायरेक्ट वे में एंटीबॉडी का पूछ ही लिया। तो एंटीबॉडी का जो डायग्राम है, जो उसके टाइप्स है, टाइप्स के फंक्शन है ना, सब के सब अच्छे से देख लेना। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 42, परमिशियस एनीमिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी जो वाइटामिन है ना, वाइटामिन की डेफिशिएंसी से कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एज अ को फैक्टर वर्क कर रहे हैं, है ना। एंड कोई वाइटामिन इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ हो रही है। तो ऑल ओवर ये जो आपका वाइटामिन वाला पोर्शन है वो आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो यहाँ पे जो परमिशियस एनीमिया है वो वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इससे क्या होता है कि जब B12 बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनाएगी, तो रेड ब्लड सेल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मीन्स बॉडी के अंदर IBC की जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। नाउ तो ये क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम लाइन हर कंपटीशन, मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम की कंपटीशन में पूछा जाता है। Now question number 44, amniotic egg first evolved in reptile। Okay, so option number C आपका correct। Now 45, annelid possesses metanephridia which is। तो वही चीज़ आपको मैंने बोल रखी है कि जो आपका एस्क्रेशन ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इन सबके नॉर्मल से कुछ नहीं करना है, आपको नेम याद रखना है एंड वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और क्या क्या फंक्शन करती है तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि जो एस्क्रेटरी ऑर्गन है वो एज ए एस्क्रेटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी दोनों जैसे वर्क करती है। ओके, मेन फंक्शन तो एस्क्रेटरी होता है बट ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। ओके,
Now question number 46, the pancreas of vertebrate consist of cell derived from, देखो पूछ लिया, कुल मिला के आपका जो पैंक्रियाज की जो सेल्स, वर्टिब्रेट की जो सेल है कहाँ से डेराइव होती है, फ्रॉम दी एंडोडर्म। ओके, कहीं ऑर्गन पूछा जाता है तो कहीं सेल पूछ ली जाती है। तो ऑल ओवर यही है कि पैंक्रियाज के अंदर 3 सेल्स होती है ना, बीटा गामा अल्फा, वैसे और भी होती है बट मेनली 3 बता रही हूँ। वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। Now, question number 47, third generation sequencing of DNA is characterized by, थर्ड जनरेशन ये जो थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, डू नॉट ब्रेक डाउन एंड एम्पलीफाई द डीएनए, डू नॉट ब्रेक डाउन, ना डीएनए को एम्पलीफाई करती है और एम्पलीफाई द डीएनए, ओके, नॉट डू नॉट ब्रेक डाउन और एम्पलीफाई डीएनए। बट यहाँ पे इसका क्या क्या यूज़ होता है, इस डायरेक्टली सिक्वेंस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्वेंस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा सिक्वेंसिंग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द हार्डी-विनबर्ग लॉ। मैंने आपको बोला था कि हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में जितना हो सके, जितनी हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। ओके, तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है। आपको मैंने बोला, मैंने वैसे 2000 आई थिंक इसी के पार्ट फर्स्ट के अंदर अच्छे से समझा रखा है ना। जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है वो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी के, जो जीन होता है, जीन फ्रिक्वेंसी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे क्या होता है कि जो जीन है ना, तो यहाँ पे लर्न करना आपको ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी जो जीन फ्रिक्वेंसी है वो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है। ध्यान रखना क्या होता है, ये जीन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी। ओके, इसके अंदर ना जो पॉपुलेशन होगी वो लार्ज होती है। ओके, एंड मेटिंग होती है वो रैंडम मेटिंग होती है। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, सिलेक्शन तो कोई भी नहीं होगा, सिलेक्शन कोई नहीं होगा, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो या फिर असेक्सुअल सिलेक्शन, तो ये तो होगा नहीं, ना कोई ड्रिफ्ट होगा मीन्स ये भी होगा नहीं, ना कोई म्यूटेशन होगा तो ये भी होगा नहीं, ना एमिग्रेशन होगा ना इमिग्रेशन होगा, है ना। तो ऑल ओवर चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस एक चीज़ होता है कि जीन फ्रिक्वेंसी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी एंड जो मीटिंग होगी वो रैंडम मीटिंग होगी। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द जीनोटाइप इक्विलिब्रियम। जीनोटाइप इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है, जीन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। इसको फॉर्मूले भी होते हैं, है ना, 2 अलील के लिए फॉर्मूला अलग होता है, 2 अलील्स के लिए अलग होता है, 3 अलील होता है उसके लिए अलग होता है। तो अभी BHU 2020 के अंदर 3 अलील्स के बारे में पूछ लिया गया है ना, तो वो ये कि आप लर्न करना, और उसके अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर ये होता है तो ये, अगर ए की फ्रिक्वेंसी ये होती तो बी की क्या होगी, तो ऑल ओवर्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मैंने एक इसके बारे में नोट्स सेंड कर रखे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में @काविस अकेडमी वहाँ पे आप चेक कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 49, द मेजर इम्यूनोग्लोबिन फैमिली टू विच पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन बिलोंग कैन बी डिटरमाइन द सीक्वेंस एनालाइज द 10 अमीनो एसिड बिगिनिंग फ्रॉम दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबिन की जो फैमिली होती है, मैंने आपको ये बता रखा है आपको ऑलरेडी कि जो आपका एंटीबॉडी है ना, जो एंटीबॉडी है, ये रहा डायग्राम एंटीबॉडी का, तो यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन है एंड ये कांस्टेंट रीजन है ना, ये सारे 3 कांस्टेंट रीजन है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन की आइसोटॉप्स है ना, अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन IgG IgM, ये जो नेम है ये किसकी बेसिस पे होते हैं कि जो कांस्टेंट रीजन है ना, जो कांस्टेंट रीजन है ये वाला पोर्सन, ओके, COH टर्मिनल ऑफ द हैवी चेन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो कांस्टेंट रीजन है, हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, वहाँ आपको पता है कि हर एक अमीनो एसिड की नंबर फिक्स होता है। ओके, बट ये जो कांस्टेंट ये वाला रीजन है, वहाँ पे अमीनो एसिड की जो नंबर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे होने से मीन्स कम ज़्यादा हो जाता है। 400 कितने होते हैं, 450 समथिंग होते हैं ना, 440 समथिंग आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसके अप्रॉक्स, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसी के बेसिस पे आपकी एंटीबॉडी के नाम रखे जाते हैं, लाइक IgG IgM IgG, है ना, IgE। तो वो अमीनो एसिड की वेरिएबल की वजह से है ना। तो ऑल ओवर जो जो कांस्टेंट रीजन है ये किसकी वजह से होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ हैवी चेन। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। ओके, now question number 50, after a high protein meal most of the nitrogen in amino acid that target from the synthesized urea
यूरिया बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी तो अमीनो एसिड जो नाइट्रोजन है वो टारगेट टू सिंथेसाइज यूरिया बायोसिंथेसिस। तो ऑल ओवर यहाँ से इसका जो आंसर है दैट इज द अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको अब 2014 के पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो वही है कि इसी के साथ मैं आप ऑल ओवर में आपको लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्व करवा ही दूंगी। ओके, एग्ज़ाम से पहले। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन कमेंट में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।